पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो आप क्या करें? नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें? अदालतें किस आधार पर जमानत देने से हाँ या ना करती हैं? लिव इन रिलेशनशिप कब वैध मानी जाती है? ऐसे ही सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर लेकर आया है हर खबर, आपके लिए कानून कवरेज। नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण झा और आप देख रहे हैं हर खबर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश कानून कवरेज में। यूं तो कानून जो है लोगों का मौलिक अधिकार है, लेकिन खासकर लोगों को कानून के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इन तमाम विषयों पर हमारे साथ जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एक सवाल मेरे मन में है कि किसी के ऊपर सपोज मुकदमा चल रहा है, बहुत दिन से जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है वो लंबित है या फिर वो भगोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में अक्सर सुना जाता है कि किसी का संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली जाती है या फिर जब्ती कुर्की करके कुछ ऐसा कहा जाता है। तो किसी की संपत्ति कब कुर्क की जा सकती है? देखिए, अगर अदालत ने किसी को भगोड़ा घोषित किया है, पुलिस ने किसी को भगोड़ा घोषित किया है, तो पुलिस उसको अदालत से ये अर्ज करती है कि जनाब इसको प्रोड्यूस करने के लिए, अदालत में लाने के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी को धारा 83 के तहत उसको कुर्क कर दिया जाता है। और कुर्क करके ये उसे अंग्रेजी में अटैचमेंट बोलते हैं, और उससे पहले नोटिस दिया जाता है। कुर्क एक दिन में नहीं होता, कुर्क करने के बाद, आदेश करने के बाद भी नंबर ऑफ डेज मिलते हैं, लगभग महीने के करीब उसको मिल जाता है कि भाई वो अभी भी आ जाए, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी को, जो चल अचल संपत्ति है, उसको कुर्क कर दिया जाएगा। अगर वो आदमी हाजिर हो जाता है अदालत में, तो धारा 85 के तहत उसकी जो प्रॉपर्टी जिसे अटैच करना होता है, जिसे कुर्क करना होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। कुर्क के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन एक चीज बताइए कि क्या अभियुक्त जो है अपने खिलाफ लगे आरोप के जो कागजात होते हैं, क्या उसे प्राप्त करने का हक रखते हैं? अगर रखते हैं तो कब और कैसे? यस, एब्सोल्युटली। जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग होती है, जो अभियुक्त बनाया जाता है, वो सीआरपीसी की धारा 207 के तहत उसका हक होता है कि वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो 161 के बयान, 161 के मतलब जो पुलिस के सामने दिए जाते हैं, या 164 के बयान जो अदालत में या किसी मजिस्ट्रेट या जज के सामने दिए हुए हैं, या जो भी कागजात हैं, वो सभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है अदालत से, मजिस्ट्रेट के ऑफिस से, जिसमें उसका केस चल रहा है। ये उसका राइट है, सीआरपीसी 207 ये कहती है। एक और सवाल है कि क्या आपराधिक मुकदमे में गवाही के बाद अदालत अभियुक्त को सफाई देने का मौका देती है? यस, एब्सोल्युटली। अदालतें सीआरपीसी की धारा 233 के तहत अदालत अभियुक्त को, जिसका खिलाफ मुकदमा सुना जा रहा है, उसको मौका देती है कि भी वो भी अपने पक्ष में कुछ कहे और अपने बचाव में कुछ कहे, और वो सबूत वो प्रकट करे जिससे वो अपने को निर्दोष साबित कर पाए। ये उसका राइट है, ये उसका हक है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हर खबर के साथ। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो आप क्या करें? नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें? अदालतें किस आधार पर जमानत देने से हाँ या ना करती हैं? लिव इन रिलेशनशिप कब वैध मानी जाती है? ऐसे ही सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर लेकर आया है हर खबर, आपके लिए कानून कवरेज। रोजाना देखिए 16 जून से कानून कवरेज, सुबह 8 बजे, शाम 4 बजे, रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे कि आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आजकल कुछ नई दुल्हन या नई शादी वाली औरत कानून का गलत फायदा उठाने लगी हैं। वे अपने जो ससुराल वाले होते हैं, सास ससुर या फिर देवर या परिवार के जो लोग होते हैं, उनको गलत कानून का उपयोग करके फंसवा देती हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय पर? देखिए, इसमें यह है कि ऑनरेबल जस्टिस कैलाश गंभीर साहब का इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, और
कामनी लाओ मैडम ने भी, जो हैं एडीजे, उन्होंने भी कई बार कई फैसलों में ये बात कही है कि आजकल जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं वो इस दहेज कानून का दुरुपयोग करने लगी हैं, अपने झूठे सास ससुर को फंसवा देती हैं, ननद को फंसवा देती हैं। तो ऐसे में ये जस गंभीर साहब ने कहा है कि पुलिस को हिदायत दी है कि जब भी कभी कोई ऐसी शिकायत आए तो उसको अच्छी तरह से देखा जाए और सास ससुर या ननद के खिलाफ तब तक केस दर्ज ना किया जाए जब तक डीसीपी संज्ञान ना ले लें। डीसीपी देखें उसको, और एसीपी से नीचे कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो है ऐसा आदेश नहीं कर सकता कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और ऐसे मामलों में पुरुष जो हस्बैंड है उसके खिलाफ भी एसएचओ सोच समझकर केस दर्ज करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसमें खामियां निकलें और उसको एक हाई लेवल रैंक का जो अधिकारी होता है वो अपनी नजर में रखता है, देखता है, तब मुकदमा दर्ज किया जाता है। शर्मा जी, सरकार का एक सराहनीय कदम है कि सरकार कहती है कि 25% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाए जाएंगे, लेकिन सरकार के इस फैसले के बावजूद जो है, जो प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं या फिर जो वहाँ के संस्था के डायरेक्टर्स या फिर जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो आनाकानी कर रहे हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं उसको दाखिला देने में या पढ़वाने में। क्या देखिए, इसमें एक मिलीभगत होती है। जो डायरेक्टरेट होता है जिसे हम शिक्षा निदेशालय कहते हैं, शिक्षा निदेशालय के जो अधिकारी होते हैं, चाहे उसमें डिप्टी डायरेक्टर हो या कोई भी हो, ऐसी शिकायत लेके कोई आदमी जाता है तो उसमें अपीजमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम करेंगे, कहेंगे, प्रिंसिपल को कहेंगे, स्कूल मालिक को कहेंगे, जबकि होता कुछ भी नहीं है। तो वो तुष्टीकरण की जो नीति है वो इसके बीच में आती है, जिससे उन्हें पनाह मिलती है और उन्हें इस गलत काम के लिए एनकरेज होते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब स्कूल के लिए जमीन मिली थी, डीडीए से ली थी, तो उन्होंने उसमें एक एफिडेविट दिया होता है कि हम इतने प्रतिशत बच्चे गरीब जो परिवार हैं उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो वो उससे मुकर जाते हैं और तरह तरह के वो उसमें बहाने ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब तो ये मैंडेटरी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है, लेकिन अभी भी और तरीके उन्होंने ढूंढ लिए हैं। अपने स्टाफ के बच्चों को भर्ती कर लेते हैं, अपने जान पहचान के बच्चों को भर्ती कर लेते हैं। कुछ स्कूलों ने दिखावे के लिए ये है कि भाई पैनल पे फलां स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुला लिया, एक पैनल बना लिया, उनके सामने ड्रॉ खोलते हैं, लेकिन वो ड्रा में भी गड़बड़ी हो जाती है। कुछ लोगों ने ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट और रूलिंग है, जैसे उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल को सबसे पहले उन बच्चों को जो ईडब्ल्यूएस के हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, उन बच्चों को दाखिले दिए जाएं जो 1 किलोमीटर की परिधि में रहते हैं। अब वो केवल 1 किलोमीटर की परिधि वालों को ही कर लेते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साथ में लिखा हुआ है कि केवल ये बात नहीं है कि 1 किलोमीटर की परिधि के ही गरीब बच्चों को दाखिल करें। उसके बाद दूसरा दायरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 3 किलोमीटर के अंतर्गत अगर सीट बचे तो 3 किलोमीटर के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनको भर्ती किया जाए। तब भी सीट अगर खाली रह जाए तो फिर कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं के भी बच्चे को अपने यहां दाखिल करें, लेकिन 25% जो सीटें हैं वो फुल हो जाएं, जो ईडब्ल्यूएस के लिए नियुक्त किए हैं। ईडब्ल्यूएस फुल फॉर्म्स है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एसडीएम बनाते हैं या एडीएम बनाते हैं उस एरिया के, और ये बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनको लिए ये प्रावधान है। लेकिन इसका मिसयूज भी होने लगा है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो पैसे देकर अपने को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाकर और ऐसी बातों को मिसयूज कर रहे हैं। इस राइट को जो गरीबों का है उसे अमीर ले रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हर खबर के साथ। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो आप क्या करें? नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें? अदालतें किस आधार पर जमानत देने से हाँ या ना करती हैं? लिव इन रिलेशनशिप कब वैध मानी जाती है? ऐसे ही सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर लेकर आया है हर खबर, आपके लिए कानून कवरेज।
रोजाना देखिए 16 जून से कानून कवरेज, सुबह 8 बजे, शाम 4 बजे, रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, भारतीय संविधान का नया कानून शिक्षा का मौलिक अधिकार कानून क्या है, इसके विषय में चर्चा करना चाहेंगे आपसे। देखिए, वैसे तो मौलिक अधिकारों में पहले ही ये एक प्रोविजन है आर्टिकल 21A में कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं सभी को फ्री शिक्षा दी जाए, लेकिन ये हमारा 7वां मौलिक अधिकार जो आ गया है, इससे और उसको शक्ति मिली है। इसमें यह है कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं सभी को फ्री पढ़ाना सरकार का काम है, और 8th क्लास तक पढ़ाना या 8वीं क्लास तक देश का हर इंसान, चाहे उस पे 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सरकार का काम है कि वो 8th क्लास तक हर इंसान पढ़ा हो। ये शिक्षा का 7वां मौलिक अधिकार है और भारत के संविधान आर्टिकल 21A में इसको डील किया जाता है। शर्मा जी, एक सवाल हमारे पास है, जिस सवाल से जिन चीज़ों से हम सभी त्रस्त हैं, आप भी, हम भी, और हमारे समाज के जितने सारे लोग हैं, मिलावट से कहीं ना कहीं सब परेशान हैं। त्योहार का समय हो या फिर अक्सर देखा जाता है कि आम दिनों में भी जो दुकानदार हैं वो मिलावटी सामान बेचते हैं, तो मिलावट की शिकायत कहाँ करें? मैं शॉर्ट में तो यही बताऊंगा कि मिलावट की शिकायत पुलिस को करें। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो मिलावट की शिकायत करने के लिए फूड अडल्ट्रेशन सेंटर है, वहां करें, और नहीं तो एक मोटी सी बात है कि एसडीएम के यहाँ करें, और एसडीएम फूड इंस्पेक्टर को लेकर तुरंत रेड डालेगा। सरकार के द्वारा टेलीविजन, रेडियो या समाचार पत्रों में तरह तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं कि कंज्यूमर फोरम के बारे में अवेयर किया जाता है कि जो ग्राहक है उनका ये मौलिक अधिकार है। आप दुकानदार से जब सामान लेते हैं तो अगर कोई गड़बड़ी हो तो कंज्यूमर फोरम में शिकायत कीजिए। तो दिल्ली में कंज्यूमर फोरम किस एरिया में कहाँ है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ये तो मैं आपको पूरी तरह से बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं शॉर्ट में यही कह पाऊंगा, हमारी जो किताबें हैं जो हमने आम जनता के लिए लिखी है, कानून कवरेज पार्ट 1, पार्ट 2, जो आपके द्वारका में भी अवेलेबल है मार्केट में, 4-5 के मार्केट में, जो सतीश बुक डिपो आपके नजफगढ़ तिराही पर भी है, द्वारका कोर्ट में भी है, दिल्ली के हर कोर्ट में है, पूरे हिंदुस्तान में ये किताब मिलेगी। वहाँ इसके सारे प्रोविजंस हैं, सभी के एड्रेसेस हैं, 9 जिले हैं, 9 फोरम हैं दिल्ली में, सबका एड्रेस बताना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ किताब में देख लें। एक सवाल आम आदमी से, खासकर ये कहें कि आम आदमी से ये जुड़े हुए सवाल हैं कि राशन का दुकानदार अगर तंग करे तो क्या करें, क्योंकि अमूमन राशन जो है वो हर आम आदमी की जरूरत की। ठीक है। देखिए, इसके लिए है कि राशन के दुकानदार के लिए कुछ अहर्ता हैं, कुछ रिक्विजाइट्स हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं कि राशन का दुकानदार अपने यहाँ एक नोटिस बोर्ड रखे, उस पर एफपीएस नंबर हो, उसका फेयर प्राइस शॉप नंबर हो, खुलने का समय हो, छुट्टी का दिन हो, कितना स्टॉक है उस पे वो उसका लिखा हो, उस पे एक कंप्लेंट बुक हो, शिकायत पुस्तिका, अगर किसी को शिकायत है तो वो कंप्लेंट बुक पे दर्ज करे उसका जो कस्टमर है, राशन कार्ड होल्डर जो है। और जब इन बात से नहीं बनती है तो एफएसओ, फूड सप्लाई ऑफिसर, जिसे सर्कल ऑफिसर भी बोलते हैं, वहां जाकर उसकी शिकायत की जा सकती है या विजिलेंस को की जा सकती है। और उसका पता आपको मैं बता रहा हूं, के ब्लॉक विकास सदन ITO, वहां जाकर आप एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाई को शिकायत कर सकते हैं, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे स्टूडियो में आए और कहे अनकहे लोगों के जो मन में प्रश्न अक्सर उठते रहते हैं उसका आपने सटीक और सरल भाषा में उसका जवाब दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमारे खास पेशकश कानून कवरेज के आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई और ताजा तरीन सवालों के साथ, जिसके जवाब देंगे एडवोकेट RK शर्मा। तो बस आज के अंक में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे तो आप क्या करें? नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें? अदालतें किस आधार पर जमानत देने से हाँ या ना करती हैं? लिव इन रिलेशनशिप कब वैध मानी जाती है? ऐसे ही सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर लेकर आया है हर खबर आपके लिए कानून कवरेज।